हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज यूपी टीजीटी 2016 जिसका सभी को इंतज़ार था, तो उसका आज लेक्चर फर्स्ट ठीक है अपलोड करने जा रहा हूँ। तो गाइज इसको अच्छे से देखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और नोट्स अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वहाँ पे मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आप सिंपली क्या करिए, क्वेश्चन को समझिएगा और नोट करने के चक्कर में मत रहिएगा, वो मैं पूरा पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है गाइज, तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइज हमें दे रखा है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स देन द वैल्यू ऑफ एफ पाई बाई 4 माइनस 3 एफ डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन पाई बाई 4 इज, मतलब किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जो एफ एक्स दे रखा है, तो एफ एक्स की पाई बाई 4 की वैल्यू तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, बट जो एफ डैश एक्स दे रखा है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे गाइज, डेरिवेटिव कर लेंगे। अब गाइज देखो, मैं वो चीज़ें आपको समझाऊंगा जो समझाने लायक हैं। ठीक है, अब डेरिवेटिव में मैं आपको क्या समझाऊंगा, डिफरेंस, जब आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो डिफ्रेंशिएशन तो निकाल ही लोगे। ठीक है, और जितना फास्ट कर सकते हो आप उतना फास्ट कर लीजिएगा। तो गाइज इसका हमने क्या करा, वही डिफरेंशिएशन का डिनोमीटर वाला रूल लगा दिया। क्या होता है, डिनोमीटर का स्क्वायर डिनोमीटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस। ठीक है गाइज, यहाँ पे क्या करते हैं, नोमेरेटर और डिनोमीटर का डिफरेंशिएशन कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना था गाइज, ये जो पाई बाई 4 है वो डैश पे निकालना था। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एफ डैश एक्स मिल गया, एक्स की जगह पाई बाई 4 लगा दिया। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल गई गाइज वो माइनस का 8/9 मिल गई। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे जब लिख के करेंगे ना तो बहुत बेटर होगा। ठीक है, तो पहले आप एक बार समझ लीजिएगा, बाद में पीडीएफ को देख देख के आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, अपने खुद के प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और दूसरा, हमें डायरेक्ट पाई बाई 4 चाहिए था, तो जो एफ एक्स है हमारे पास गाइज ये वाला, इसमें हमें क्या करना है, एक्स की जगह पाई बाई 4 लगा देना है। तो जब एक्स की जगह पाई बाई 4 लगाएंगे तो गाइज मैंने तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लगा दी, क्योंकि जो कॉस पाई बाई 4 होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ऐसी 1, और साइन स्क्वायर भी 1/√2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ से गाइज कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा था ये, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर जो आ गया 3, और 3 ऑप्शन नंबर सी है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको आप क्या करना पड़ता है ना गाइज, आपको टीजीटी या पीजीटी का एक एग्जाम क्रॉस करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, बुद्धि भी लगानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। आप सोचें कि हम कुछ याद नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे, हाँ आप कर सकते हो, बट दिक्कत क्या आने वाली ना उसमें, अगर जैसे हमें बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर ओरली पता है तो वहाँ पर हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन करें आप उसके आंसर पर ज़रूर एक बार गौर करें। अगर आपको याद रहता है वो आंसर तो बहुत अच्छी बात है, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ पर रटना सीख जाओ। ठीक है, बट हमें टीजीटी पीजीटी के एग्जाम क्रॉस करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, तब एग्जाम जाके कहीं क्वालिफाई होगा। ठीक है गाइज, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में लिखा है, इफ़ ए बी सी आर वैक्टर्स 3 नॉन कोप्लेनर वैक्टर्स, ठीक है, सच दैट, ये यहाँ पे गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है गाइज, इसके इक्वल टू में गाइज 2abc दे रखा है, 2 और एक बड़ी ब्रैकेट होती है गाइज, इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है तो उसको आपको देखना है। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है गाइज, अब मैं गाइज आपको एक बार बता दूँ कि ये जो वैल्यू होती है ये, ठीक है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो होती है वो ए बी सी का होल स्क्वायर होती है। ठीक है गाइज, अगर आप डायरेक्ट याद रख पाते तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करना है गाइज, आप यहाँ एक पावर से एक पावर इसका कैंसिल हो जाएगा और इसके इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। और बाकी निकालते कैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे हमारा ए बी और सी, ये 3 वेक्टर अगर किसी बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो गाइज हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और ये पीछे वीडियो में आ भी चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन पीछे बार रिपीट भी हो चुका है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहन, ठीक है, मोहन इज फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन, मतलब मोहन जो है वो 3 बच्चों का पिता है, विद एटलीस्ट 1 बॉय, जिनमें से क्या है, कम से कम एक लड़का जरूरी है। द प्रोबेबिलिटी दैट है ही हैज़ 2 बॉयज। ठीक है, हमें अब क्या करना है, कम हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी जिसमें 2 बॉयज एंड एक गर्ल्स होना चाहिए। ठीक है गाइज, तो मान लेते हैं पहला केस कि ए क्या है, ए एटलीस्ट 1 बॉयज एंड
वी क्या है, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। ठीक है गाइज, अब इसको समझिएगा। पहला केस अगर हम एक ही बात करें तो ए में अगर मान लिया कि हमारे पास 1 बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होंगी, 2। और सेकंड केस की अगर बात करें, कम से कम एक लड़का होना जरूरी है। अगर 2 बॉयज होंगे तो 1 गर्ल होगी, अगर तीनों बॉयज हो जाएंगे तो गर्ल कितना हो जाएगा, 0। तो गाइज अब यहाँ पे एक केस बताइएगा, अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ ठीक है गाइज, ए इंटरसेक्शन बी में, तो 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। हमें निकालना क्या है, हमें जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो ये पूछी गई है जिसमें हमारे क्या होने चाहिए, देख लीजिएगा एक बार, 2 बॉयज और 1 गर्ल होना चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं सिंपल। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी जब भी निकालना होता है तो गाइज ये वाले फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे क्या लिखा, पी वी अपॉन ए। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी और ए पी। अब गाइज यहाँ पे ये देखना है आपके पास कुल कितने चांस थे। आपके पास चांस थे 1, 2 और 3, मतलब 3 आउटकम्स, मतलब 3 आउटकम्स वो हैं। ठीक है, बट आपके फेवर में सिर्फ कितना है, 1। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना पी ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। बट ऊपर ये तो 1/3, और पी ए की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें गाइज तो हमारा वो कितना हो जाएगा, तो इसको हम नंबर से निकाल लेते हैं। ठीक है गाइज, ये तो हमने वो फार्मूला लगा लिया पूरा अपना। ठीक है, तो अगर हमें पी ए निकालना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे इंटरसेक्शन में कितने नंबर हैं और पूरे सैंपल स्पेस में कितने नंबर हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ सैंपल स्पेस से सैंपल स्पेस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम ए की बात करें तो हमारे यहाँ पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ठीक है गाइज, तो सैंपल स्पेस से सैंपल स्पेस काट दिया। अब एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे गाइज, तो एन ए इंटरसेक्शन बी में कितना आ रहा है, 1, और ए में कितने केस बन रहे थे आपके, 3 बन रहे थे। तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन गाइज अगर हम बात करें देखो गाइज, अगर मैं सिंपली आपको बता दूं ना, तो अगर एक चीज़ अच्छे समझ लीजिएगा, अगर कोई भी सीरीज दे रखी है उसका सम अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, उसका सम मतलब उसका जो nth टर्म है अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब सॉरी सम जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो हमेशा एपी सीरीज होती है। क्या होती है गाइज, एपी सीरीज होती है। ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है गाइज, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो जो n² का कोफिशिएंट होता है, जो n² का कोफिशिएंट होता है उसका डबल होता है, उसका क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, तो कितना हो जाता है, 10 हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस होगा ना गाइज, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कभी कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है गाइज, और अगर सीरीज पूछ लेता तो क्या होगा। तो यहाँ पे तो बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, देखो गाइज, आपसे सिंपल अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने हमसे क्या पूछा गया है, इसका पहले तो हमें टर्म निकालना पड़ेगा। अगर हम इसका कौन सा निकालें, nth टर्म निकाल लें, तो nth टर्म निकालने के बाद जहाँ पे n आएगा वहाँ पे p लगा दे, तो nth टर्म कैसे निकलता है। तो गाइज जो भी हमें सम दे रखा है वो हमारा n टर्म्स का सम है। ठीक है गाइज, कितने टर्म्स का है सम, n टर्म्स का। अब गाइज यहाँ से देखो 1 से लेके 20 तक की टर्म का सम अगर हम कर लें, ठीक है, फिर उसमें से 1 से लेके 19 तक की टर्म का सम घटा दें तो सिर्फ कौन सा टर्म मिलेगा, लास्ट वाला कौन सा, 20वां। तो वही काम हमने यहाँ भी किया है गाइज। हमने क्या किया है, 1 से लेके n तक की टर्म का सम कर लिया, गिवन है हमारे पास, और उसमें से n-1 तक का सम करके घटा दिया, तो लास्ट में कौन सा बचेगा, लास्ट n टर्म बचेगा। तो वही करना है आपको। Sn पता है, Sn से Sn-1 बना लेंगे। जब Sn से Sn-1 जब माइनस करेंगे तो वो हमारा nth टर्म मिल जाएगा। अब ये गाइज हमारा nth टर्म मिल गया। अब nth टर्म में हमसे पूछा था pth टर्म, तो जहाँ पे n लिखा वहाँ पे आप p लिख दीजिएगा, वो आपका pth टर्म हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इफ ईच फोर्स F1 प्लस F2 एंड F1 माइनस F2, ठीक है, वेक्टर दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है गाइज अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, देन द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ये गाइज जब भी हो सकता है जब दो वेक्टर आपके इस तरह से दे रखे हों, तो ये बनेगा कैसे। देखो गाइज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। जैसे ये F1 है हमारा, ठीक है गाइज, और ये F2 है, ये क्या है हमारा F2 है, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा वो F1 प्लस का F2 बन जाएगा। ठीक है गाइज, अब दूसरे तरीके से एक और देख लीजिएगा गाइज, अगर मैं ये तो था, अगर हमारा ये F1 है और ये F2 है, जब हम इधर वाला निकालते हैं तो ये F1 माइनस F2 बन जाता है। तो गाइज जो F1 और F2 होता है इनके बीच का जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज। क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में लिखा कॉट इनवर्स, और फिर एक ब्रैकेट लगा है, फिर tan लिखा है, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है कॉस, ठीक है, इनवर्स
ठीक है, x लिखा हुआ। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंदर से जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा कि सबसे पहले cos को हमें क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan में। तो cos को tan x में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है गाइज, क्या होता है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ से गाइज क्या होगा, tan से tan हट जाएगा। अब अंदर क्या बचा गाइज, tan से tan हट गया तो ये एंगल आ गया। अब अंदर है हमारा cot और बाहर है sin। अब cot को हमें किस में कन्वर्ट करना है, sin में कन्वर्ट करना है। अगर गाइज आपको ये कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है तो आप सिंपली क्या करिएगा, ये जो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये है, अगर आपको नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो तो कॉट, आपको ये तो पता है कि कॉट क्या होता है। कॉट गाइज होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस में कितना हो गया गाइज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है और ये क्या हो गया, x हो गया। अब गाइज यहाँ से अगर हम हाइपोटेनियस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, 1। अब आपको गाइज ये पता है कि साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अर्थात ये कितना होता है, x, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1। तो x अपॉन 1 का मतलब कितना आ जाएगा, x। तो अर्थात साइन में सिर्फ कितना लिखना पड़ेगा, आपको x लिखना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो आप सीधे सीधे ट्रायंगल बनाइएगा पाइथागोरस थ्योरम से, आप डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब क्या होगा गाइज, साइन से साइन हट जाएगा और x आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं गाइज। तो अगला क्वेश्चन गाइज हमारे पास दे रखा है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो करना क्या है, देखिएगा गाइज, इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो हमसे ये पूछा गया है ये। तो गाइज आपको tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से cosec को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो cosec को जब tan में कन्वर्ट करेंगे तो वही पाइथागोरस थ्योरम बना लेंगे। तो जो cosec होता है गाइज वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, जैसे साइन जो होता है लाल बटे का अगर हम कक्का से याद करें तो जो साइन की अगर हम बात करें तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा गाइस, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर हम बेस निकालेंगे तो बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और गाइस अगर हम बात करें किसकी, tan की, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो सिंपल निकाल सकते हो। तो ये बार बार अब मैं नहीं बताऊंगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो cosec को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, tan में। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। तो गाइस tan इनवर्स x tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स तो बाहर हो जाता है, ऊपर x प्लस वाई, नीचे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17/6 आ जाएगा। अब बाहर tan इनवर्स है, सॉरी बाहर cot है, अंदर tan है। तो tan को cot में बदलने के लिए गाइस क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ जो एंगल है उसको उल्टा कर देना होता है। ठीक है, अब cot से cot हट जाएगा, 6/7 आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, ये बहुत ही आसान है। sin c माइनस साइन डी ऊपर लगाना है, नीचे cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो c की वैल्यू 75 है और d की वैल्यू 15 है। तो होता क्या, 2 cos, जब बीच में माइनस होता है तो गाइस cos पहले आता है, अगर बीच में प्लस होता है तो साइन पहले आता है। तो 75 और 15 जोड़ेंगे 90/2 कर देंगे 45 हो जाएगा। ठीक है गाइज, और यहाँ पे 75 माइनस अगर हम 15 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 60, और 60 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है गाइज, अब ये हमें करने की जरूरत नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, cos से cos ये वाला तो कट जाएगा, ऊपर sin 30/cos 30, sin 30/cos 30, tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही दे रखा है, cos ये दिया है cos, ठीक है गाइज, cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी इक्वल टू 5/13। जो सॉरी यहाँ पे गाइज क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जो cos है वो 3/5 दे रखा है। ठीक है गाइज, यहाँ पे जो लिखा हुआ cos 3/5 दे रखा है और sin a माइनस बी 5/3 दे रखा है, 13 दे रखा है। तो आपसे ये पूछा गया tan 2b कितने किसके इक्वल होगा, जो मतलब tan 2b की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो गाइज सिंपली करना क्या है, आपको जो cos की वैल्यू दे रखी है यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के tan निकाल लीजिएगा। ठीक है गाइस, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3, और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 4। तो tan क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan ये हो गया। अब यहाँ से जो tan था उसको हम दूसरी साइड ले गए, इन्वर्स में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन 1। अब जो गाइस साइन है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, 12 आ जाएगा। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5/12 हो जाएगा। तो इधर से a माइनस बी किया, tan इनवर्स उधर चला गया। ठीक है गाइस, अब ये वाली इक्वेशन
1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को देखो, जब हम ऐड करेंगे तो गाइज b से b कट जाएगा, तो ऐड नहीं करना है हमें, क्या करना, माइनस करना है। जब माइनस करेंगे गाइज तो हमारा क्या हो जाएगा, b और ये b दोनों ऐड हो जाएंगे और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2b और इधर आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इधर फार्मूला लगाएंगे, जो इधर वाला ये जो tan इनवर्स आएगा वो दूसरी साइड आके tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan b लास्ट में यहाँ पे आके किया। जब आप चाहो पहली लाइन में ला सकते हो, दूसरी जब भी मर्जी हो तब ले आओ, और इधर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का गाइज फॉर्मूला लगा दिया, तो ये जो सॉल्व हो के आ जाएगा वो 33/56 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18। तो गाइज sin 18 बहुत ही फेमस वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है गाइज। अब आपको निकालना बहुत आसान है, कोई टफ काम नहीं है, बट अगर पेपर में आपको अगर ये sin 18 की वैल्यू निकालना पड़े तो आप सोचो गाइज बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला। तो ये sin 18 है, cos 36 है, ठीक है, cos 18 है, sin 36 है, तो ये दोनों सेम होते हैं, sin 18 cos 36, ठीक है गाइज। अब cos अगर हम 36 की बात करें तो ठीक है, cos अगर 36 की बात करेंगे तो sin 18 के इक्वल होगा, और cos अगर हम 18 की बात करेंगे तो वो हमारा sin 36 के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से हम 36 नहीं गाइज, मतलब वो क्या बोलते हैं 54, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू याद रख लेंगे। अगर हमें तो अभी यहाँ पे साइन का याद करना है, तो साइन निकालते कैसे गाइज, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो a अगर हमारा 15 है, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, a की वैल्यू अगर हम 18 ले लें, जो साइन 18 निकालना उसको हमने a मान लिया, तो हमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी तो 90 बन जाएगा, ठीक है। अब 5 को हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया, 3 और 2 में, 2 को इधर रहने दिया, 3 को दूसरी साइड ले गए, दोनों तरफ हमने साइन लगा दिया, ठीक है गाइज। अब इधर साइन का फॉर्मूला खोल दिया, साइन 2a होता है 2 sin a इंटू कॉस है, और इधर साइन 90 माइनस थीटा होता जाता है कॉस थीटा, तो इधर हमने कॉस 3a का फॉर्मूला खोल दिया, 4 cos क्यूब है माइनस का 3 cos a, ठीक है गाइज। अब यहाँ से क्या करिएगा, इस साइड से कॉस कॉमन हो जाएगा और इधर भी एक कॉस है, तो अगली लाइन में एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, इधर साइन 2a और इधर भी जो कॉस था उसको भी हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब ओवरऑल सारी वैल्यू साइन में कन्वर्ट हो गई, अब ये साइन में क्वाड्रेटिक हो गई। अब जो साइन में क्वाड्रेटिक बनी है उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे जो साइन ए है उसको एक्स की तरह ट्रीट करना है, और जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है श्रीधराचार्य की, वहाँ से ए बी सी कंपेयर करके यहाँ पे हम लगा देंगे, तो यहाँ से साइन ए मिल जाएगा वही। और ये जो हम यहाँ पे बीच में है ना पॉजिटिव साइन यूज कर लेंगे, तो √5 - 1/4 दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ sin 18। ओके गाइज, नेक्स्ट देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x प्लस cos x इक्वल टू 1, द गिवन y क्या होगा। इसका जनरल सोल्यूशन पूछा गया है मेरे भाई, तो समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो साइन का कोफिशिएंट है 1 है और जो कॉस का कोफिशिएंट है वो भी 1 है, तो करते क्या गाइस, साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका ले लेते हैं अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा मेरे भाई 2, और 2 से अंडर रूट 2 से कर देंगे डिवाइड हम, तो अंडर रूट 2 से हमने क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास एक चीज़ और है, हम ये फॉर्मूला कॉस का भी बना सकते हैं और ये फॉर्मूला हम साइन का भी बना सकते हैं, तो थोड़ा आंसर देख के चलेंगे। तो आंसर हमारा देखो साइन कॉस दोनों की तरह लिखा हुआ है, ये वाला साइन के बेस पे लिखा हुआ है, ये वाला कॉस के बेस पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब साइन वाले में आपको पता है एक साइन और एक कॉस होता है, एक साइन होता है और एक कॉस होता है, ठीक है गाइज। अब आपको पता है कि एक साइन एक कॉस होता है, तो अगर हम बात करें 1/√2 cos 45 की वैल्यू होती है। अब आप अगर नहीं भी निकालेंगे ना, तो cos 45 सिर्फ इसी में दे रखा है, इसमें तो 40 कितना दे रखा है, π/2 दे रखा है गाइज, तो हम ये वाला तो वैसे ही नहीं निकालेंगे, तो ऑप्शन हम वैसे ही लगा सकते हैं साइन यहीं से निकाल के, बट अगर पूरा निकालना है तो आगे तक चेक कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू बनेगी हमारी 1/√2 को हमने cos 45 लिख दिया, और 1/√2 को इस वाले में हमने sin 45 लिख दिया। अब sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, और 1/√2 जो है वो किसकी है, साइन π/4 की वैल्यू है, ठीक है। अब दोनों तरफ साइन से साइन हटा देंगे, बट इधर क्या होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होता है, ठीक है। और जो π/4 है वो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं गाइस। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, और मिस्टेक क्या हुआ है, ये थोड़ा आंसर यहाँ पे सही कर लेना है आपको। ये जो वैल्यू लिखी है ये π/4 होगी, ना कि n पाई होगी, ठीक है गाइस। ये कितना होगा, π/4 होगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ sin की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 क्या होगी। तो देख लीजिएगा, अब हम यहाँ से क्या करें, जो ये 2 लिखा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले लो, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और 1 sin 90 की वैल्यू होती है, तो 2
थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा π/4 हो गया तो यहाँ पे थीटा की जगह π/4 लगाएंगे। π/4 की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, 1/√2 होती है। इसकी पावर 6 करेंगे दोनों तरफ और इधर दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। और आपको पता है हम 2 पावर अंदर कर लेंगे तो रूट हट जाएगा, बची हुई पावर 3 होगी। तो अगर 2 पावर अंदर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और 1/2 की पावर 3 होगी तो वो 1/8 हो जाएगा, और 1/8 + 1/8 2/8 इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। कई स्टेज में इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि आसान क्वेश्चन चल रहे हैं और आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा जो आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में इतना टाइम मेरे साथ वेस्ट कर सके। ठीक है, तो मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा वीडियो को रोक लो, फिर आराम से सोल्व कर लो, ये लाइव तो चल नहीं रहा है। ठीक है, आप आसानी से जब तक समझ नहीं आए देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 की बात करूं तो ये भी उसी की तरह करेंगे जो अभी सबसे पहले हमने जो 10 to b वाला करा था उसी की तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। तो गाइज करना क्या होता है, हमें जो निकालना होता है ना उसको LHS में रखना पड़ता होता है, बचा हुआ पूरा मतलब RHS में कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दिक्कतें ये है कि इसके साथ 10 लगा हुआ है तो हमें 10 को उठा के ला के इधर लाना पड़ेगा। तो जो a + b था ना गाइज वो हम इधर 10 का RHS का 10 इनवर्स वो हम LHS में ले आए। तो गाइज यहाँ पे अभी तो मैंने यही लिखा है, अगली लाइन में हम x + y की जो वैल्यू है ना ये तो हमें गिवन था, अब हम x + y हमें क्योंकि 2x निकालना तो x + y को फ्री करना पड़ेगा। फ्री करना तो इसके साथ जो 10 लगा है ना वो दूसरी साइड में लेके 10 इनवर्स करना पड़ेगा, और उसके साथ तो हमने उसको 10 इनवर्स कर दिया। और इसका कंजुगेट लिखेंगे ना गाइज, कंजुगेट में क्या होता है जहाँ पे भी इमेजिनरी दिखता है ना वहाँ हम निगेटिव लगा देते हैं, तो हमने उसको निगेटिव लगा दिया, इसको भी दूसरी साइड ले गए, तो ये बन गया गाइज हमारा फ्री हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे ना तो आई वाई से आई वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2x और 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y का लगा देंगे बेटा फॉर्मूला। x है हमारा a + iv और y जो है वो a - iv है, फॉर्मूला होता है हमारे पास a। अब गाइज यहाँ पे थोड़ा भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीच में लगना चाहिए था प्लस, फिर गलती से लग गया है माइनस। ठीक है, क्योंकि हमने प्लस किया है ना कि माइनस किया है, तो बीच में प्लस होगा गाइज। अब ये जो बीच में प्लस होगा तो इसीलिए वो प्लस का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ऊपर प्लस रहेगा और नीचे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। प्लस करने पे आई वी से आई वी कटेगा और नीचे a + iv a - iv हो जाता है a² + b²। ठीक है, बाहर माइनस है इसलिए दोनों निगेटिव हो जाएंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, sin² x + iy = a + iv। तो इसमें भी हम वही काम कर सकते हैं क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना, a निकालना है। तो a निकालने के लिए a वाली वैल्यू फ्री होनी चाहिए, उसके साथ कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो एक a + iv और इसका एक जस्ट कंजुगेट लिख लेंगे, तो कंजुगेट जहां भी इधर हो जाएगा ये। तो गाइस सिंपली क्या कर दिए, a निकालना तो इनको ऐड कर दीजिएगा, जब इनको ऐड करोगे तो आई वी से आई वी कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 2i। अब 2a जो आएगा ना मेरे भाई अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास जो फार्मूला होता है, एक सेकेंड गाइस स्किप तो नहीं करा, सही है, ओके ठीक चल रहा है। तो जो sin² a और sin² b जो होता है वो एक फार्मूला बताना चाह रहा हूँ मैं आपके लिए ये। ठीक है, अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है बट हमें ये नहीं चाहिए तो हम करेंगे क्या, इसको करने के लिए आप थोड़ा ये कर लीजिएगा, इसको हमने क्या कर लिया, साइन को साइन लिखा रहा, जो दूसरा वाला साइन था उसको हमने क्या कर दिया, कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब गाइस ये 1 और ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है, अब माइनस हमने कॉस कॉमन कर लिया तो cos² b - sin² a बन जाएगा। ठीक है भाई, अब साइन cos² b - sin² a बन जाता है cos a + b × cos a - b। अब गाइस यही आपका ऊपर आपके सामने भी ऐसा ही लिखा हुआ था, सेम ऐसा ही तो लिखा था, बट जहाँ x + y है हमने इसको a मान लिया था, जहाँ x - y है वहाँ हमने b मान लिया था। तो सेम आप इसी की तरह जहाँ आपका एक a + b पहले क्या करना, ऐड करना है, तो हमने a की जगह x + iy और b की जगह x - iy लगा के इसको ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे गाइस ये बन गया आपका डबल एंगल में। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन था उसमें सारे के सारे एंगल डबल आ रहे थे, इसलिए हमें इसको ये डबल वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है गाइस, अब क्या करना है सुनिएगा, जो इधर का 2 है वो इस साइड भेज दीजिएगा। अब एक चीज़ और है, जो कॉस में हाइपर आई आता है ना गाइज, वो सीधे सीधे आप आई की जगह हाइपरबोलिक लगा दीजिएगा, हट जाएगा। बट साइन की जगह आई को आपको बाहर भी करना पड़ता है और हाइपरबोलिक भी लगाना पड़ता है, तो ऐसा मत समझिएगा कॉस में हट जाता है सीधे आई की जगह हाइपरबोलिक से, बट साइन में नहीं हटता है, साइन में आपको हाइपरबोलिक स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, द पोलर फॉर्म ऑफ -1 - अंडर रूट के अंदर लिखा है -3i।
गाइस जब भी आपको अंडर रूट के अंदर माइनस दिखता है तो वो आई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आई, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 -√3i, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सब पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है गाइज। अब इसको पोलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ती है, एक तो मॉडुलस निकालना पड़ता है, ठीक है गाइज, और दूसरा हमारे लिए एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट निकालना पड़ता है। तो एक तो मॉडुलस के लिए हम आर से डिनोट करते हैं और एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट के लिए हम थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है गाइज। तो आपने पढ़ा होगा z = ब्रैकेट के अंदर x, ठीक है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको इससे कंपेयरिंग कर लिया भाई, ठीक है। अब जब ये कंपेयरिंग किया है तो आप समझ लीजिएगा आर cos थीटा कितना हो जाएगा भाई, -1 हो जाएगा, आर साइन थीटा कितना हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। अब हम दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, इनको जब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो थीटा गायब हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हम कॉमन करेंगे आर स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर बचने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 4 और आर की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब क्या करें, अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे तो हमें tan थीटा मिल जाता है, और 10 और ये √3 पाई/3 की वैल्यू होती है, तो 10 से 10 हट जाएगा, थीटा पाई/3 आ गया, ठीक है गाइज। अब आपके पास आर और थीटा आ चुका है, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी गाइज, जैसे होता क्या है, आपने सीधे सीधे आर और थीटा निकाला और आपने पुट कर दिया तो आंसर गलत होने के चांस हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि आपको एक चीज़ देखना पड़ता है कि ये जो दोनों नेगेटिव है ना, तो दोनों नेगेटिव आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। किस में आते हैं भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा, देखो आर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो एम्पलीट्यूड या जो आर्गूमेंट होता है ना, उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ता है। जो अब तीसरा क्वाड्रेंट ये है, तो तीसरा क्वाड्रेंट ये है मेरे भाई, ठीक है। अगर हम एंगल नापते हैं एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो या तो ऊपर से आएंगे तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, अगर नीचे से जाएंगे बेटा तो पाई माइनस थीटा, और उल्टा जा रहे हो तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो दो काम हो गए आपके पास अगर आपको या तो पाई प्लस थीटा, जो भी आपने थीटा निकाला उसमें पाई ऐड करके निकाल सकते हो, या दूसरा काम ये कर सकते हो कि उसको हमें क्या कर दो, थीटा में से पाई माइनस कर दो। तो दो काम करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला नहीं हमेशा करेंगे, ये वाले ऑप्शन बेस के ऑप्शन आपका लिखा जाता है, ठीक है गाइज। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट होगा वो थीटा माइनस पाई होगा, ठीक है। और थीटा माइनस पाई, और थीटा आपका पाई/3 आया था, तो इसको हम जब इससे पाई माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 पाई, इससे पाई घटेगा तो माइनस का 2 पाई/3। अब गाइज यहाँ पे हमने लगा दिया, आर की जगह 2 लगा दिया और थीटा की जगह -2 पाई/3 लगा दिया। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बट साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये आगे आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, जो थीटा निकाला था पाई/3 वही ऑप्शन से लगा के और ऑप्शन नंबर अपना सेकंड करेक्ट कर देंगे, तो गाइज ये गलती हो जाएगी, तो ऐसा कभी मत करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करूं, इफ़ W इज़ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी देन 3 + ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 इज इक्वल टू। तो गाइज आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। दो चीज़ें क्या होती हैं, एक तो ये फार्मूला होता है 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, प्लस ओमेगा जो क्यूब होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपको दो चीज़ें पता हैं तो आप समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया गाइज, जो 3 दिख रहे थे उसमें 3 कॉमन कर लिया। अब 3 कॉमन कर लिया, ओमेगा को अलग कर दिया, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर अगर मैं यहाँ से निकालूंगा माइनस ओमेगा आ जाएगा, तो माइनस का 3 ओमेगा हो गया बेटा ये, और प्लस का ओमेगा घटेगा तो माइनस का 2 ओमेगा, इसकी पावर 6 है, और 2 की पावर 6 जो होती है वो 32 होती है, और माइनस लगा पावर इवन है तो वो प्लस हो जाएगा, ओमेगा की पावर 6। अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है तो आप उसकी वैल्यू 1 लगा दीजिएगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है, 3 अंदर करोगे पावर कोई बाहर करोगे, तो ये आ जाएगा 1 और 2 की पावर 6 64 होता है, तो ये आंसर भी 64 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। fx इक्वल टू दे रखा कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपसे ये पूछा गया, यहाँ पे गाइज आपसे निकालना नहीं है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन हैं, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो गाइज मैंने सारे ऑप्शन यहाँ पे करे नहीं है, आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो, मैंने वही किया है जो इसका आंसर सिर्फ सही है, ठीक है गाइज। तो क्या करना है, fx दे रखा है, सेम उसी की तरह y निकाल लिया और fx की fy से मल्टीप्लाई कर दी। तो गाइज ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से निकल आएगा। अब आप देख रहे हो अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, अब देखो cos a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू साइन बी, तो ये x किसका बन गया,
गाइस ये हाइपरबोलिक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो बीच में नेगेटिव नहीं लगेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, और ये साइन हाइपरबोलिक का हो जाएगा। अब गाइस ये देखो ये एफ एक्स और ये हमारा एफ वाई है, तो हमारा क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एफ वाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, बाकी का आपका कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें तो क्या लिखा, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इन ए पी। तो गाइज अगर हमारे 3 रूट्स ए पी में दे रखे हैं तो हम किस तरह से टर्म लेते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इस तरह से लिए जाते हैं, जिससे कि जब हम ऐड करें तो डी से डी कैंसिल हो जाए, तो सम ऑफ रूट्स में ही एक वैल्यू, एक रूट्स हमें आसानी से मिल जाए। अगर आपने सिंपल ले लिया कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो गाइज आंसर तो निकल जाएगा, बट ये नहीं पता टाइम कितना लगेगा। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि फंसना है। तो ये 3 रूट एपी में लिए जाते हैं, तीनों रूट पहले हमने सम निकाल लिया बेटा। तो सम क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बटे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -12 है और माइनस फार्मूले में होता है, तो 12 और 12 के बटे में 1 हो जाएगा, तो ये सम हो जाएगा 12। ठीक है, डी से डी कट जाएगा, तो 3a = 12, a = 4, एक रूट्स मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, ठीक है गाइज, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है गाइज वो होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म माइनस का 28 है, माइनस फार्मूले का, तो प्लस 28/1 हो जाएगा। और इधर हमारा वही ए, एक बार प्लस है बेटा, एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए बाहर कर लिया। अब ए की वैल्यू हमें पता है 4, ए स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 7, उसके बाद ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, और डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, और डी इक्वल टू +-3 हो जाएगा। तो चाहे आप कोई सा भी लगा लीजिएगा। आपसे यहाँ पे जो पूछा था वो आपसे डिफरेंस ही पूछा था बेटा, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x - 1 and x + 3 are the two factors of x³ + ax + v, then the remaining factor is। गाइज आपको बता दूं, एक क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 फैक्टर दे रखे हैं, तो तीसरा फैक्टर वो कौन सा रहा होगा वो हमें बताना है। तो गाइज ये दोनों फैक्टर है ना, तो ये इसको इक्वेशन को क्या करेंगे, फैक्टर जो होते हैं अगर हम फैक्टर से इक्वेशन को डिवाइड करें तो वो उसको हमेशा सेटिस्फाई करते हैं। तो फैक्टर के इक्वल टू में क्या कर लीजिएगा 0, तो वो उसके रूट्स बन जाएंगे, और रूट्स हमेशा इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो इस इक्वेशन में एक बार x = 1 लगा दीजिएगा और एक बार x = -3 लगा दीजिएगा। जब x = 1 लगाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा a1 - ये आ जाएगा, और a = -3 लगाएंगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा। लगाना 1 में ही है। ठीक है गाइज, अब ये 2 वैल्यू आ गई आपकी a और b में। अब a और b में 2 वैल्यू आ गई, तो हमने यहाँ से क्या किया, a की वैल्यू निकाल ली और ये इक्वेशन नंबर 3 में लगा दी, तो पूरा b में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हमें b मिल गया, b की वैल्यू दोबारा हमने ऊपर जाके फर्स्ट में लगा दिया, तो ये हमें a मिल गया। तो a और b हमारे पास दोनों मिल चुके हैं। जब a और b आपको दोनों मिल चुके हैं तो आपकी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड थी वहाँ पर a और b की जब वैल्यू लगाएंगे, a और b की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है गाइज, तो क्या बन जाएगा हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये ऑप्शन से इसलिए नहीं हो पाएगा गाइज क्योंकि हमें ए और बी पता नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे इसको। तो अब ए और बी मिल गया। अब ये दोनों इसके फैक्टर थे तो दोनों की मल्टीप्लाई कर ली ये। अब इससे इक्वेशन को हमने डिवाइड कर लिया और जो आएगा हमारा क्वोशिएंट, वही क्वोशिएंट का मतलब भागफल, वही हमारा थर्ड फैक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19, इफ़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 6 एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ कितना दे रखा है 6.5, देन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज। ठीक है, तो उनका डिफरेंस पूछा गया है गाइज, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है भाई, 2 नंबरों का √AB होता है, और अर्थमेटिक मीन क्या होता है a + b/2 होता है। तो ये 6 दे रखा था, ये 6.5 दे रखा था, इसका स्क्वायर किया 36, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2। अब आपके पास ये फार्मूला होता है भाई, इस फार्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हो। तो आपको a + b पता है कितना, 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, a b पता है 36, और 36 की 4 से करेंगे तो हो जाएगा 144। 144 जब 69 से आएगा बचेगा कितना, 25 बचेगा, और 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर, तो a - b कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। तो a - b 5 है और a + b जो है वो 13 है ये, और a - b 5 है। तो एक बार जब ऐड करोगे तो b से b कट जाएगी, तो 2a = 18 आ जाएगा और a = 9 आ जाएगा। जब a और b दोनों का सम 13 था, जिसमें से b 9, a 9 है, तो b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा था इनका डिफरेंस a और b का, तो a का स्क्वायर
कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 81, बी 4, 4 का स्क्वायर 16, 81 में से 16 चला जाएगा तो वो 65 आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैंने जो टोटल किया है वो 31 क्वेश्चन समथिंग कुछ किए हैं, बट उसमें कई क्वेश्चन जो है ना वो मैंने एक पहले पेपर जो सेट बनाया था वो ए वाले सेट से बना दिया था, दूसरा डी वाले से, तो कुछ क्वेश्चन एक दो बार रिपीट होके लिख गए हैं, इसलिए क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, तो हो सकता है क्वेश्चन एक से ज़्यादा बार आ जाए। ठीक है गाइज, तो आप उसको टेंशन मत लीजिएगा, अगर मैं आ जाएगा दोबारा तो मैं कह दूंगा ये पीछे करा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, उसको देखिएगा ये सम दे रखा है 1/√2 1/√4 सॉरी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, इसका हमें सम निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा, बट आपको अगर थोड़ा सा हिंट पता होना चाहिए तो। अब देखो e की पावर x का फॉर्मूला भाई ये होता है। ओके, अब e की पावर x में x की जगह 1 लगा दोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, x की जगह -1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा। अब दोनों को जरा ऐड करके देखिएगा, जब दोनों को ऐड करोगे किसको, जहाँ पे ये वाला लगाइए और ये लगाइए, ऐड करने पे क्या होगा बेटा, ये 1 से 1 कटेगा अर्थात हमारे ऑड नंबर वाले कटेंगे, 3 से 3 वाला कटेगा, 1 से 1 वाला कटेगा। ठीक है, उसके बाद 5 से 5 वाला कटेगा, तो सारे के सारे इवन नंबर वाले बचेंगे। उसमें से 2 कर लेंगे हम कॉमन, उसमें से 2 क्या कर लेंगे हम कॉमन कर लेंगे, और जो ये 2 है ये तो हमें लाना नहीं उधर, तो हमने उसको इधर पहुँचा दिया। ठीक है, इसके साथ 1 भी नहीं लाना था हमें, क्योंकि यहाँ से लाना था, तो 1 को भी हमने इस साइड पहुँचा दिया, और ये हमें निकालना है, इसका एलसीएम लेके इधर पहुँचा देंगे बेटा। तो एलसीएम ले लिया तो ये हो गया e² + 1 - 2, ये तो ये e+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और e+1 के होल स्क्वायर सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि 2a वाला टर्म माइनस में है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 की बात कर लेते हैं। इफ मॉड x इक्वल टू लेस देन 1 है, देन x² 2 + 2x² 3 + 3x की पावर 4/4, तो ये किसके इक्वल होगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। अब देखते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो अब करना क्या है अब आप देखिएगा, ये जो हाफ लिखा है, हाफ को 1 - हाफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 2/3 को 1 - 1/3 लिख सकते हैं, 3/4 को ये लिख सकते हैं। तो करना क्या है, फर्स्ट वाला इधर उठा लो, सेकंड वाला इधर, उसमें से नेगेटिव कर लो कॉमन। ठीक है, अब ये वाला जो बनेगा ये हमारी बन जाएगी एक जीपी सीरीज, और उसमें भी x² कॉमन है। ठीक है, इधर वाले पार्ट्स में हमें log 1 + x का फॉर्मूला बनाना था, तो log 1 + x का फॉर्मूला बनाने के लिए सॉरी log जब 1 + x का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो बनेगा कैसे, तो उस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। सॉरी गाइज, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो बनेगा ये, ठीक है, अब इसको देखो, इसमें सारे के सारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना बेटा, वो यहाँ से लिखे हैं x², तो इसमें x नहीं था तो हमने एक x ऐड किया, और एक x क्या कर लिया माइनस कर लिया, एक x को हमने क्या कर लिया माइनस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगा दे, s इनफाइनाइट क्या होता है, a/1 - r होता, तो इधर से ये आ जाएगा और इधर से ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे करना क्या है, देखो एक सेकेंड बेटा, 1 - x, तो यहाँ पे गाइस थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। थोड़ी मिस्टेक क्या हुई है, मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो लिखे ना सारे के सारे प्लस लिखे हैं, जब सारे के सारे प्लस होते हैं ना तो log 1 - x होता है, जिसमें सभी माइनस होते हैं। अगर हम वो माइनस बाहर कॉमन कर लें बेटा तो अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती हैं, तो ये log 1 + x ना हो के ये किसका होगा, log 1 - x का होगा बेटा। इतना सा ये मिस्टेक सही कर लीजिएगा, गलती से लिख गया है। तो लास्ट में जो आंसर भी चलेगा ना, ये 1 - x चलेगा, आपका क्या चलेगा 1 - x चलेगा। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, ये क्या रहेगा 1 - x का ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आप सही से चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 - x होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्या आया था, ये आया था, प्लस नहीं होगा गाइज, माइनस होगा, और माइनस होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, सॉरी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी, इस मिस्टेक को आप सुधार लीजिएगा। ठीक है गाइज, अगला, अब क्या होता है ना, जब पहले लिखते रहो तो ध्यान नहीं आता है, जब हम इनका एनालिसिस करते हैं, पढ़ाने बैठते हैं, तो गलतियां समझ में आती हैं कि हाँ ये गलत हो गया, तो गलती देखो सबसे हो जाती है, बट वो मैं पढ़ाते समय आपको गलती नहीं होगी, इसलिए आप उससे बेचिंत रहिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म 7 है एंड द लास्ट टर्म इज कितना है ये, तो अगर फर्स्ट टर्म है उसको हम a से लिखते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म को हम l से लिखते हैं, और उसका आगे क्वेश्चन दे रखा, सम दे रखा है ये,
तो हमसे कॉमन रेशियो पूछा गया आर क्या होगा। तो गाइस सिंपल होता है, ये फार्मूला होता है हमारा लास्ट टर्म का, L इक्वल टू ए आर की पावर n-1 होता है, और हमें ये सम भी दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते, फर्स्ट टर्म दे रखा है तो हमारे पास ये आ गया 64 r की पावर n-1 आ गया। ठीक है, अब हमें नहीं पता है r की पावर n-1 को ऐसे ही लिख रहने दीजिएगा, और ये हमारा सम का फॉर्मूला लगा दिया बेटा। ठीक है, तो ये r की पावर n-1 है, और यहाँ पे r की पावर n ये -1 है, ये पावर में n के साथ -1 है, और ये r की पावर उसके नीचे -1 है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या निकलेगा, सम की जगह सम लगा दो, इधर ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, इधर से थोड़ा सा ये जो r की पावर n था उसमें से हमने एक r हटा दिया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 64 हो गई, जो भी पीछे पता था, और जो एक r बचा तो 64 माइनस, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r में लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करें तो np5 प्लस 5 इंटू 9p4 दे रखा है, और इंटू 10pr दे रखा है। तो गाइज ये बहुत ही आसान तरीके से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये फार्मूला होता है हमारा npr का, अर्थात परम्यूटेशन का। ठीक है, तो क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r होता है। तो वही जो हमें दे रखा था वही हमने कर दिया। अब देखो गाइज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9 है दिया हुआ। ठीक है, तो अब जो 10 है, 10 में से अगर हम 10 बाहर कर लेंगे तो अंदर 9 बचेगा, तो 9 से 9 कट जाएगा। उसके बाद नीचे जो दे रखा है फैक्टोरियल सभी के साथ। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करिएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4, और 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। तो क्या करो, इसमें से आप जो 5 है इसको एक बाहर निकाल दो, तभी 5 से 5 ऊपर कट जाएगा, तो 1/4, 1/4, 2/4 हो जाएगा। तो ऊपर की वैल्यू ऊपर, नीचे से नीचे क्या होगा, फैक्टोरियल हट जाएगा, नीचे से नीचे का फैक्टोरियल क्या होगा, हट जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, अभी मत हटाओ, तो 2 से 5 काटोगे तो 5 हो जाएगा, तो एक तरफ ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद भी ये आ गया तुम्हारा। और अगर बात करें यहाँ से 5 फैक्टोरियल 4 की, 5 फैक्टोरियल 4 को हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हटा सकते हैं, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पहले नहीं काट सकते बेटा, यहाँ पे ही हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन 24 लिखा है, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून आर अरेंज्ड सो दैट 2L डू नॉट कम टूगेदर। अर्थात हमारा एक बैलून बर्ड दे रखा है, उससे कितने बर्ड्स बनाए जा सकते हैं, मतलब कितने लेटर बनाए जा सकते हैं जिनमें से L कभी एक साथ ना आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे निकाल लेंगे इसको, कि इसमें सिंपल फार्मूला लगता है बेटा। तो पहले तो सारे वर्ड हम काउंट कर लेते हैं। तो कुल कितने वर्ड हैं बैलून में, हमारे 7 वर्ड हैं, और 7 वर्ड में कौन कौन से वर्ड रिपीट हुए हैं, L 2 बार आया, O 2 बार आया। तो ऊपर तो हम फैक्टोरियल 7 लिख देंगे, और नीचे क्या कर लेंगे बेटा, जो जो वर्ड का रिपीटिशन होता है, जितनी बार होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1260 कैलकुलेशन तो सॉल्व कर लोगे, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये 1260 आ जाएगा। ये वो सारे वर्ड हैं जिसमें टोटल वर्ड बन सकते हैं। अब हम वो वर्ड हटा देंगे बेटा जिसमें से L एक साथ रखा गया। अब L वाले वर्ड अगर एक साथ हैं, उनको दोनों L को हमें एक साथ एक सेकेंड, अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, एंड अरेंज सो दैट L डू नॉट कम टुगेदर। L एक साथ ये नहीं आने चाहिए। ठीक है, क्या लिखा, 2L डू नॉट कम टुगेदर, दोनों L कोई भी एक साथ नहीं आएंगे। जब L हमारे एक साथ नहीं आएंगे तो हम वो चीज़ निकाल लेते हैं जिसमें L एक साथ आएंगे। जब L एक साथ आएंगे तो बेटा दो वर्डों को हम एक वर्ड काउंट कर लेते हैं, L कम्स टुगेदर। अगर L दोनों एक साथ आ गए तो हमारे कितने वर्ड रह जाएंगे, 6 वर्ड रह जाएंगे। ठीक है, अब दोनों L को हमने एक ही वर्ड काउंट कर लिया है। ठीक है भाई, तो अब दोनों L को हमने एक वर्ड काउंट कर लिया, तो 7 वर्डों में से अब 6 वर्ड हो गए। अब L 2 नहीं है, अब L एक ही है, तो केवल अब हमारा रिपीटिशन किसका रहा होगा, O का, तो हमें √2 से डिवाइड कर लिया। ये 360 वर्ड ऐसे हैं जिसमें L हमारे एक साथ आया है। तो अब हमें चाहिए थे वो वर्ड जिसमें L एक साथ ना आए, तो 1260 में से क्या करेंगे, 360 माइनस कर देंगे, और जो आंसर आएगा 900 वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लिखा है एक्सपेंशन में 3x - 2 अपॉन x स्क्वायर की होल पावर 15, द टर्म इज फ्री फ्रॉम x। तो x से फ्री टर्म या इंडिपेंडेंट ऑफ x हो सकता है, हिंदी में पूछा जा सकता है x से स्वतंत्र पद, x से फ्री पद। ठीक है, या मतलब बोल सकते हैं x से इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, या कांस्टेंट टर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, या x की पावर 0 का टर्म भी पूछा जा सकता है बेटा। अगर x की पावर 0 का टर्म का मतलब क्या हुआ, मतलब यही ना, x से इंडिपेंडेंट, x से फ्री, x से स्वतंत्र। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हो गए। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास,
r+1 और इधर क्या होता है NCR होता है, ठीक है। अब हमें वो r ही तो पता करना कि ये कौन सा टर्म होगा जिसमें हमारा x नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, NCR, n कहाँ से देखा जाता है बेटा, यहाँ से 15, तो 15 CR हो जाएगा। फिर फर्स्ट टर्म लिखा जाता है, उसमें इन दोनों की पावर का डिफरेंस हो जाता है जो n 15 और r, ठीक है। फिर क्या लिखा जाता है, इनटू में माइनस का दूसरा वाला टर्म, वो माइनस के साथ है तो माइनस के साथ ही लिख दो, उसमें लोअर होता है ये r नीचे वाला, ठीक है। अब इसमें x की सारी पावर को इकट्ठा कर लो और कांस्टेंट टर्म अलग कर दो और x की पावर को इकट्ठा कर दो। अब बेटा ये बताओ, x से स्वतंत्र पद चाहिए तो x की पावर क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ से जो x की पावर आई है हम इसको क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे, तो हमें यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि हमें पावर को 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x नहीं होना चाहिए, वो टर्म निकालना है, ठीक है। तो जो पावर है उसको हमने 0 कर लिया, तो r की वैल्यू 5 आ गई। अब r की वैल्यू 5 आ गई बेटा, तो वो टर्म कौन सा होगा, 6 टर्म होगा। आपसे खाली टर्म की बात की गई है। अगर आपसे पूछता उसका कॉपिसेंट क्या होगा, तो कॉपिसेंट पूछा जाता तो बेटा हम यहाँ पे r की वैल्यू 6 लगा देते, सॉरी 5 लगा देते, और जो भी निकल के आता वही हमारी x की पावर 0 का कॉपिसेंट होता, ठीक है। अगर टर्म पूछा गया तो r की वैल्यू कितनी है भाई, 5, और a प्लस में 1 है तो वो कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अर्थात 6 टर्म हमारा फ्री फ्रॉम x हो जाएगा, ठीक है बेटा। इफ क्या लिखा है, इफ a इज एन ओपन सेट एंड v इज ए कॉल्ड, ठीक है, क्लोज सेट, सॉरी, a इज ओपन एंड v इज क्लोज, देन b माइनस a क्या होगा। अब आप खुद समझिएगा, एक ओपन है और दूसरा हमारा क्लोज है, और क्लोज में से अगर हम ओपन माइनस करेंगे तो जो सेट बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, क्लोज ही बचने वाला है। कैसे, आप समझ लीजिएगा, ये हमारा क्या है, ओपन सेट है, और ये हमारा क्या है, क्लोज सेट है। जब हम b माइनस a अगर हम करें तो आप बताओ क्या बचेगा अर्थात आपने इसमें से इसको घटाया और इसमें से 3, 4 तो वैसे ही नहीं बच रहा था, तो हमारा क्या रहेगा, वो क्लोज सेट ही रहेगा, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, क्लोज में से अगर ओपन माइनस करोगे तो क्लोज बचेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स और जी डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर आपसे पूछा गया है। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं हम इसको, एफ डैश एक्स जी एक्स दे रखा है, ठीक है। अब इसका भी डबल डेरिवेटिव कर दे तो ये इधर तो डबल डेरिवेटिव, इधर का जी का सिंगल डेरिवेटिव, और जी का जो सिंगल डेरिवेटिव है वो हमारा जी का सिंगल डेरिवेटिव देखो बेटा, ऊपर से क्या दे रखा है, एफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, ये बन गया। अब हमें x की जगह बेटा कितना लगाना था, एक्स स्क्वायर लगाना था। जब हमारा x था तो यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर आया, जब हमारा एक्स स्क्वायर होगा तो पावर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ द मैपिंग f एंड g आर गिवन, तो ये हमारी मैपिंग गिवन है, तो आपसे ये पूछा गया है देन एफ ओ जी फंक, ठीक है, एफ जी कंपोजिशन ऑफ एफ, या शॉर्ट में इसके लिए हम गॉफ बोल देते हैं, बट जी कंपोजिशन ऑफ एफ बोलेंगे। तो होगा क्या, जी कंपोजिशन ऑफ एफ क्या होगा, तो आप देख लीजिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, तो कौन सा होगा वो यहाँ से बहुत आसान तरीके से हम आपको भी समझा देते हैं। जैसे ये देखिएगा बेटा, ये एफ है और ये हमारा क्या है, जी है। अब हमें बस ये देखना है कि 1 हमारा किस पे जा रहा है। देखो बेटा यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 हमारा यहाँ पे था, तो 1 किस पे आ रहा है, हमारा 3 पे आ रहा है। 1 कहाँ जा रहा है बेटा, 3 पे जा रहा है, ठीक है। 1 गया पहले 2 पे, फिर और 2 कहाँ आ गया बेटा, 3 पे आ गया, तो 1 और 3 पे क्या हो जाएगा, आके क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 3 कहाँ गया है, 5 पे, और 5 कहाँ गया है बेटा, 1 पे, तो 3 और 5 आके क्लोज हो जाएगा। फिर 4 कहाँ गया, 1 पे, और 1 कहाँ गया बेटा, 3 पे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझिएगा एक बार, क्या गया है, देखो 1 कहाँ गया, 2, और 2 कहाँ गया यहाँ पे, 3 पे, तो 1 कहाँ गया, देखिए बेटा 1 गया 2 पे और 2 गया 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये हो जाएगा। अब 3 कहाँ गया बेटा, 5 पे, 5 कहाँ गया, 1 पे, ओके। 4 गया था 1 पे, 1 गया था 3 पे, तो ये आके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेम होता है उसको हटा दिए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखा 29, गिवन दैट द स्टेटमेंट ए ऑल द साइक्लिक ग्रुप्स आर अवेलियन ग्रुप, ठीक है, एंड बी द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज द सेम ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो इन्होंने पूछा है बेटा कि ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अवेलियन ग्रुप, जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो अवेलियन होते हैं, बिल्कुल अवेलियन ग्रुप होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे पूछा है ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज एज द सेम ऑर्डर ऑफ द जनरेटर, जो हमारा साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है क्या वही उसके जनरेटर का ग्रुप होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि सभी साइक्लिक ग्रुप अवेलियन ग्रुप होते हैं, और
ठीक है। जो हमारे साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है वही हमारे उस ग्रुप के ऑर्डर, जनरेटर का भी ऑर्डर। जनरेटर का मतलब ये होता है ऐसा एलिमेंट जिससे सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जनरेट हो जाए उस सेट के, तो वो हमारा उसका जनरेटर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं 30 की बात करूँ तो अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बेटा। इसको करना क्या है, दो कैसे करोगे, तो यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है, आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या करिएगा, इसको ये तो लिखा हुआ है बेटा, पहले रो में कॉलम में ए कॉमन आ रहा है, दूसरे में बी कॉमन आ रहा है, तीसरे में सी कॉमन आ रहा है। तो हमने ए बी सी कॉमन किया, ए बी सी कॉमन करने के बाद ये आ गया। उसके बाद भी देख रहे बेटा, अब पहले रो में ए कॉमन आ रहा है, दूसरे रो में बी कॉमन आ रहा है, तीसरे रो में सी कॉमन आ रहा है, फिर कॉमन निकालिए स्क्वायर। अब जो अंदर बचा उसका सिर्फ सिंपली आप डिटर्मिनेंट ओपन कर दीजिएगा, जैसे हम करते हैं बन, ठीक है। इस वाले से ओपन कर दीजिएगा, ओपन करने के बाद ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इफ़, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, x + 2 2 2, ठीक है, दे रखा है। तो सिंपल इसको क्या कर दीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा, और या तो ऐसे कर दीजिएगा, इन सबको ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड कर लेंगे तो बहुत आसान 6 हो जाएगा सब, ठीक है। कैसे 6 हो जाएगा आप खुद से समझिएगा। आप सारी रो को ऐड कर दो, 1 2 3, तो 2 2 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ भी 2 2 6 हो जाएगा, 2 2 6 हो जाएगा, और प्लस में x आ जाएगा। तो ये कॉमन करने पे x + 6 हो जाएगा। इसको जब कॉमन करेंगे फिर इससे इसको माइनस कर लो 1 0, इससे इसको माइनस कर लो 2 0, उसके बाद इसको माइनस करेंगे, उसके बाद इसको सिंपली ओपन कर दीजिएगा। तो एक तो x = -6 और x² = 0, अर्थात x² 0 का मतलब बेटा क्या हो गया, 2 रूट आपके 0 0 और तीसरा रूट आपका -6 हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। a = आपको दे रखा है cos हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक x, एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो आपसे ट्रेस पूछा गया बेटा, ट्रेस किसका पूछा गया, a² का। और ट्रेस होता क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो पहले आपको a से बेटा a² बनाना पड़ेगा। a² कैसे बनेगा, a की a से मल्टीप्लाई करने के बाद a² बन जाएगा। तो a की a से मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है बेटा, ये हमारा a² बन गया। अब a², ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन, ये 1 होता है बेटा, ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुका है हमारा a²। अब a² का ट्रेस पूछा गया है, तो डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। 33 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इन्होंने पूछा है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इन्होंने पूछा है 3x + y की वैल्यू क्या होगी। बेटा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता होगी कि कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, सिमेट्रिक हो जाती है। और ट्रांसपोज क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब दोनों को हम इक्वल में रखेंगे, एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दोनों को इक्वल करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कंपेयरिंग करेंगे और x y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 3x + y में ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे बेटा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी थी, अब ये सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल, ये मैट्रिक्स इसके ट्रांसपोज के इक्वल, तो ये तो सेम मैट्रिक्स है, इधर बेटा इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला सेकेंड और ये वाला सेकेंड हमारा सेम होगा, तो इसको हम इक्वल कर लें, और इधर से ये वाला और इस वाले की इक्वल कर लो, तभी y मिल जाएगा। ये दोनों इक्वल करोगे तो x मिल जाएगा, और ये दोनों इक्वल करोगे तो y मिल जाएगा। और दोनों को इक्वल करके x और y निकाल लोगे बेटा, और x और y की वैल्यू निकालने के बाद 3x + y में लगा दोगे तो ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी जो हमसे पूछा गया है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, a दिया है, b दिया है, आपसे a b की मल्टीप्लाई पूछी है बेटा, तो मल्टीप्लाई तो सारे लोग कर ही लेंगे, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई करके भी दिखा दी है हमने। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 की अगर बात करें बेटा, तो लिखा है द सेकेंड्स sin n/2, ठीक है, अपॉन में sin n/2 n अपॉन में 2 अपॉन में पूरे के होल में n दे रखा है और पावर में इनफाइनाइट दे रखा है। अब यहाँ से जो लिखा ना बेटा, ये यहाँ देखिएगा, ये सफिक्स में n और ऊपर इनफाइनाइट लिखा है, अर्थात इस पूरी की ब्रैकेट n, जैसे हम समेशन की बात करते हैं ना, समेशन 1 to इनफाइनाइट, तो ऐसे यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका जनरली nth टर्म उठा लेते हैं, और nth टर्म उठाने में उसी में n टेंस टू इनफाइनाइट लगा देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि साइन x अपॉन x क्या होता है, n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये 0 हो जाता है, ठीक है। और अगर x टेंस टू 0 पे तो बात करते तो ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया बेटा हमने n पाई, तो n तो हमारे पास था ही, तो π/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा बेटा 1 और ये हो जाएगा हमारा π/2, तो इसका आंसर भी हमारा कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 0। अब 0 की π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी का है, सीरीज का, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ऑसिलेट होगा या ऑसिलेट फाइनाइट होगा। तो डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है बेटा प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट डाइवर्ज कर जाना, कन्वर्जेंट का मतलब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाना, ऑसिलेट का मतलब होता है बेटा लगातार कोई चीज़ ऑसिलेट करे, बार बार वही रिपीट करने लगे, जैसे 0 1 0 1 0 0 1 आने लगे तो वो ऑसिलेट हो जाएगा।
ऑसिलेट का मतलब हो सकता है कि दो ही टर्म है। अब ऑसिलेट इन्फाइनाइट की मतलब ऐसे बहुत सारे टर्म इन्फाइनाइट तक ऑसिलेट करती हुई जाएगी, तो चारों में से कौन सा होगा वो अभी पता चल जाएगा। देखिएगा बेटा, सिंपली करना क्या है, हमने इसका एन टर्म उठा लिया और लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देखो n+1 पावर थी और यहाँ पे एक पावर है, और ये पावर को हमने क्या कर लिया बेटा, यहाँ से सेम ही तो है बेटा, अंदर से कर लिया कॉमन, पावर बाहर n थी तो इसकी पावर भी बाहर n लग गई, यहाँ n+1 था तो n बचा और ये, ठीक है। अब इसमें क्या करिएगा, आपको फार्मूला एक पता होगा कि ये जो n टेंस टू इन्फाइनाइट होता है बेटा, हमने ऊपर वाले में n कॉमन किया था इसलिए कट के ऐसा आ गया। अब यहाँ पे जो भी होता है वही हमारा आ जाता है। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट बेटा माइनस पावर है ना, तो ये e की पावर ये होता है, जैसे अगर ऊपर भी n लिखा होता तो ये e होता, अब पावर में नेगेटिव लगा तो यहाँ पे माइनस ई की पावर -1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये करेंगे और ये पावर भी चल रहा है, ठीक है। तो इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम से बेटा एक्सपेंड कर दिया, अंदर को हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया, तो 1 से 1 कट गया, ये भी 1 से 1 कट जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी कि अंदर की लिमिट अलग लगा सकते हो और पावर की लिमिट अलग लगा सकते हो। तो पावर की लिमिट जब हम इसकी इन्फाइनाइट लगाएंगे तो वो माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, और माइनस इन्फाइनाइट को नीचे लेके आएंगे तो वो प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा, और किसी की पावर इन्फाइनाइट तो वो बेटा इन्फाइनाइट हो जाएगा। और इन्फाइनाइट को जब हम डिवाइड करेंगे किसी से, मतलब किसी को इन्फाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वो क्या रिजल्ट आ जाता है, 0, और 0 पे बेटा वो कन्वर्ज कर गया, क्योंकि कहाँ पे कन्वर्ज करके गया, 0 पे, तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको अगर हम बात बता दें, जैसे ये है, ये पहले ही ऑप्शन ट्रू नहीं है, क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको पहले इसी पे बात कर लेते हैं क्यों ट्रू नहीं है। जैसे अगर सपोज मैं बात करूँ, एक ए वेक्टर ये है और ये बी वेक्टर है, क्या आपको देखने में इक्वल लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, बट इनके मॉड, इनके जो हैं हमारे, ये जो मॉड निकाले हैं हमने, ठीक है, बट वो तो इक्वल है ना। देखो मॉड ए वेक्टर ने जो निकाला है वो √3 आया, मॉड बी वेक्टर निकाला √3 आया, तो पहले ऑप्शन में बेटा यही तो दिया था इनने कि अगर किसी वेक्टर के मॉड इक्वल हैं तो क्या वो वेक्टर भी इक्वल होंगे, वो वेक्टर बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि मॉड में हम उनके चाहे माइनस हो या प्लस हो, हम स्क्वायर करते तो इसलिए वो प्लस हो जाता, तो फर्स्ट ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे के सारे क्लियर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 में बेटा हमारे पास एक फोर्स ये दे रखा है, एक फोर्स ये दे रखा है, ये किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं और पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। मतलब क्या कर रहा है कि एक दो फोर्सेस किसी एक पार्टिकल पे लग रहे थे और वो पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस कर गया, तो यहाँ पे कितना वर्क किया गया होगा वो चीज़ हमें निकालना बेटा। तो क्या करेंगे, दोनों फोर्स को ऐड कर लेंगे, इनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। अब पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो लास्ट वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट को माइनस कर देंगे, वेक्टर लगा के IJK लगा लेना दोनों के साथ, तो वो हमारा मिलेगा, वो D मिल जाएगा बेटा। तो F और D मिल जाएगा, और वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं बेटा, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। तो ये फोर्स रिजल्टेंट निकाल लिया, ये सेकेंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब F और D, तो ये डॉट, और डॉट में बेटा क्या होता है, I की I से, J की J से, K की K से करी जाती, ये नहीं कि सबकी सबसे कर दी तुमने, ठीक है। डॉट सेम वेक्टर का 1 होता है, अदर वेक्टर्स का डॉट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 6 यूनिट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, द मोमेंट ऑफ फोर्सेस, ये हमारा ये मोमेंट ऑफ फोर्सेस दे रखा है, मतलब फोर्स दे रखा है, ठीक है, मोमेंट निकालना है। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, पॉइंट ये दे रखा है बेटा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस करेंगे तो हमारा मतलब डिस्प्लेसमेंट D बोल लो, R बोल लो, उसको कैसे भी बोल दो, तो जो हमारा मोमेंट होता है बेटा वो टाउ से निकालते हैं। तो टाउ बराबर आपने पढ़ा होगा R क्रॉस F पढ़ा होगा, R क्रॉस, बेटा ये ध्यान रखना, क्रॉस और डॉट में बहुत डिफरेंस होता है, निकालने का तरीका अलग हो जाता है। तो R बोलें उसको या D बोल दें, तो D क्रॉस F लिख दिया उसके लिए हमने, ठीक है बेटा। अब ये क्रॉस इस तरह से निकलता है, पहले IJK और पहले वेक्टर के इसके नीचे कोफिशिएंट लिख दो आप। तो पहले हमें क्या करना, D के कोफिशिएंट लिखना, D में I है नहीं, J और K है, तो वो 0 हो जाएगा। और ये F वाला बेटा देखो, F वाले में क्या आया था, 3 4 -5 आया था, तो 3 4 -5 आप सिंपली एक्सपेंड कर सकते हो इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन से 40 की, तो बोला इफ़ A वेक्टर A कैप B कैप C एंड C कैप, ये तीनों के तीनों बेटा यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स का मॉड जो होता है वो क्या होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। तो आपसे ये = में दे रखा है कि इन सब की जो वैल्यू है वो कितना है भाई, 8 दे रखी है, इन सब की वैल्यू कितना दे रखी है, 8 दे रखी है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जब 8 दे रखा है तो आपसे इसकी वैल्यू से पूछी गई है, तो सिंपली जो 8 दे रखा उसी का हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सब क्या दे रखे थे बेटा, 8 दे रखे थे, तो हमने क्या करा, फर्स्ट वाले को ही कर लिया यहाँ से,
उसका मॉड हमने ओपन कर लिया, तो मॉड इस तरीके से हम खोल सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का मॉड स्क्वायर टू ए वेक्टर मॉड इंटू बी वेक्टर, तो ये भी बन हो जाएगा, ये सब बन हो जाएंगे बेटा, ठीक है। और एक कॉस अल्फा, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, एक और एक दो, अब दो उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 6 इक्वल टू 2 कॉस अल्फा, 2 नीचे आ जाए, ऐसी कॉस अल्फा कितना आ गया बेटा 3, सेम रहेगा बी और सी में क्योंकि लगाना तो बन ही बन है, तो कॉस बीटा भी 3 आएगा, कॉस गामा भी 3 आएगा, अर्थात सभी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 3 3 आ जाएंगी। अब एक फार्मूला भी यहाँ से देखिएगा, इसको समझिएगा, ये तो इसका कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ठीक है, तो इस तरीके से खुलेगा। अब आपको पता ए बी के बीच का एंगल क्या है अल्फ़ा, बी और सी के बीच का बीटा, तो इसलिए अलग अलग लगा रहे हैं, सी और ए के बीच का क्या है गामा। अब आपको सबकी वैल्यू पता है, ए बी सी तो सबके मॉड 1 है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा सभी 3 3 है, तो यहाँ पे करोगे 36 आ जाएगा, सॉरी बेटा ये 36 आ गया, इधर स्क्वायर था, इसका रूट ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 की अगर हम बात कर लें तो अच्छा क्वेश्चन दे रखा बेटा 45, और 45 बेटा मेरे हिसाब से ये पीछे हो चुका है, 41 वाला क्वेश्चन ये हो चुका है अभी, ठीक है, आपने वीडियो देखा होगा तो ये पता चल जाएगा आपको, ये पीछे करा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए भी बेटा करा चुका हूँ, 2 बार लिख चुका है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करूं, ये वाला भी नहीं कराया है, तो इसको देख लीजिएगा। इसमें क्या लिखा बेटा 1 माइनस 1/2n की पावर n+1 इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा ये पूछा गया। तो बेटा n+1 पावर थी तो हमने n पावर को अलग कर लिया और एक पावर को अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पावर n है बेटा, तो यहाँ पे जो भी 1/n का कोफिशिएंट होता है वही की पावर में आता है, तो यहाँ पे n1/n का कोफिशिएंट कितना माइनस का हाफ तो हो गया, और ये n टेंस टू इन्फिनिट लगाने से ये वाला टर्म हो जाएगा 0 और 1 - 0 कितना आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 44 देख लेना, तो 1 - √x अपॉन कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, बेटा ये हमारा जो 1 रहा है, अगर हम x की जगह 1 लगाएंगे तो ऊपर 1 - 1 0 हो जाएगा और नीचे कॉस इनवर्स x वो भी 0 होता है, तो 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाती है बेटा तो हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगा के अर्थात नोमेरेटर का डिफरेंशिएशन नोमेरेटर में और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में कर लेते हैं। √x का माइनस का 1/2√x हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स का -1/√1 - x², बेटा ये माइनस से माइनस कटेगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम सिंपली x की जगह 1 लगा सकते हैं, कोई इनफाइनाइट की दिक्कत नहीं है, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बेटा द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाई इक्वल टू 3, ठीक है, mod x + 1। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं आपको डायरेक्ट ऑप्शन लगाने की ट्रिक, तो मॉड वाला फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये कंटिन्यूअस तो हो सकता है बट कभी भी मॉड का कोई भी फंक्शन क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ना कि आप इसमें वैल्यू निकालोगे। तो आप हमेशा ध्यान लगाइए, कभी मत निकालिएगा कि मॉड का फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, सॉरी कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये अगर बात करें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल के भी बता देता हूँ क्योंकि दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ से देखो बेटा, अगर लेस देन की बात करूँ तो यहाँ पे मॉड नेगेटिव देगा, तो ये 3 हो जाएगा। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करूँ तो ये मॉड पॉजिटिव देगा, तो ये 2। अब दोनों के डेरिवेटिव करो, अगर फर्स्ट का करेंगे तो ये RHS के LHS के लिए हो जाएगा LHD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये वाला आएगा, ठीक है, छोटे पे, और बड़े पे हमारा ये वाला आएगा, तो इसका 3। अब आप देख रहे हो दोनों डेरिवेटिव, एक 3 और एक -3, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, अर्थात दोनों जब डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं, मतलब इक्वल नहीं है, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो x = 0 पे हम चेक क्या करें, ठीक है, तो क्या आएगा ये इन्होंने पूछा, तो उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। अगला क्वेश्चन 46 की बात करें तो लिखा है इफ fx = x² - 3x + 2/x² - 2x x इज नॉट इक्वल टू 2, क्यों नहीं लगाएंगे बेटा, अगर डिनोमिनेटर में लगा दिया तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर हम देखें x = कितने लिमिट पे निकालना 2, बेटा अगर हम इधर लगाएंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी ये। अब 0/0 फॉर्म जब बनती है बेटा तो यहाँ पे तो 2 लगा दिया हमने, इधर f2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, जब ये इसका हम क्या करेंगे, 0/0 होता है तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं नोमेरेटर, तो कितना हो जाएगा 2x - 3 और नीचे कितना हो जाएगा ये। अब x की जगह 2 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी यहाँ पे लिमिट लिखना पड़ेगा बेटा, एक लाइन में लिमिट x = 2। अब लिमिट लगाओगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा।
अगला, अब ये बेटा फिर से हमारे लिए क्या दे रखा है, मॉड x अपॉन एक्स दे रखा है, तो कंटिन्यूस तो हो सकता है बट ये डिफरेंशिएबल तो होगा नहीं, तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में तो पूछा ही नहीं है, तो कंटिन्यूटी के बारे में बोला है, तो कंटिन्यूस हो भी सकता है मॉड का और नहीं भी हो सकता, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ये ओनली मॉड x होता तो कंटिन्यूस होता, बट अपॉन में जो x है ना बेटा वो दिक्कत करेगा, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो ऊपर तो माइनस एच होगा तो वो तो प्लस बना देगा, बट जो नीचे वाला माइनस एच होगा तो वो माइनस ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे माइनस बनाने वाला है, और राइट हैंड डेरिवेटिव पे ऊपर भी प्लस होगा और नीचे भी प्लस होगा तो वो बनाने वाला है, तो प्लस वन माइनस वन के इक्वल नहीं होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी, तो यहाँ से फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, देखो जीरो पे बेटा कितना आ गया, जीरो आ गया। अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूँ तो जीरो माइनस एच करना पड़ेगा, तो ऊपर माइनस तो पॉजिटिव बन जाएगा बट नीचे माइनस माइनस रहेगा। अब राइट हैंड की बात करूँगा तो जीरो प्लस एच रखना, अर्थात एच रखना एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा, तो ये बना गया। अब लेफ्ट हैंड, ठीक है, राइट हैंड के इक्वल नहीं है बेटा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती है तो मुझे फर्स्ट काइंड रिमूव डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। कंटिन्यूस तो है बेटा, सॉरी डिसकंटिन्यूस तो है, बट डिसकंटिन्यूस में भी टाइप पूछ लिया बेटा कौन सा है, तो ये डिसकंटिन्यूस तो है बट कौन सा डिसकंटिन्यूस है, फर्स्ट काइंड का है। रिमूवल में क्या होता है बेटा, जब लिमिटें तो दोनों इक्वल हो बट वैल्यू फंक्शन के इक्वल ना हो तब हमारा वो रिमूवल डिसकंटिन्यूस होता है। फिर से समझ लो, रिमूवल डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल ना हो, रिमूवल हो जाएगा। जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही ना, एग्जिस्ट तो करें दोनों लिमिटें बट इक्वल ना हो तो फर्स्ट टाइप, जब हमारी लिमिटें एग्जिस्ट ही ना करें तो सेकेंड टाइप। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं 48। आज मैं इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा बेटा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो आंसर रटा हुआ होना चाहिए। आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का भी आंसर रटा हुआ होना चाहिए, और ये एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का भी आंसर रटा हुआ होना चाहिए। तो पहले तो गाइज हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों जो कर्व हैं वो कहाँ कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप ये तो दोनों पैराबोला आपको स्टैंडर्ड पता ही होंगे बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे कि 0 0 1 1 पे कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था बेटा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई था, तो हमने क्या करा, सेकंड वाले का स्क्वायर कर लिया, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा लो, कितना है एक्स। ठीक है, तो यहाँ से x को इधर किया तो एक x इक्वल टू 0 और एक्स क्यू माइनस 1। ठीक है, तो वहाँ से बना जाए। अब ये दोनों वैल्यू अगर हम फर्स्ट वाले में लगा दें तो y की दो वैल्यू मिल जाएंगी, x 0 लगाने पे y 0 मिल रहा है तो पहला पॉइंट 0 0 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 लगाने से y की वैल्यू 1 आ गई तो ये 1 1 हो गया, तो दो पॉइंटों पर ये कट कर रहे हैं, एक तो ओरिजन पे और दूसरा 1 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो एक तो 0 0 पे और दूसरा 1 1 पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं। अब देख लीजिएगा, तो हम लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से 1 लगाएंगे, इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए था, और y1 माइनस y2 करेंगे, y1 माइनस y2 करेंगे। क्यों करेंगे y1 माइनस y2, और ये देख लेना कौन सा कर्व हमारा ऊपर है, तो कौन सा कर्व हमारा ऊपर है बेटा, ये वाला कर्व ऊपर है और ये वाला कर्व हमारा नीचे से जा रहा है, तो जो ऊपर वाला कर्व होता है उसको पहले रखते हैं और जो नीचे वाला कर्व होता है उसको नीचे रखते हैं, बाद में रखते हैं। तो यहाँ पे y1 तो कितना हो जाएगा रूट एक्स, और यहाँ से y निकालेंगे तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 से 1 लिमिट पे इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। बेटा अगर आपको ये दिक्कत है कौन सा पहले रखना कौन सा बाद में रखना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का डिफरेंस आएगा, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, बस आप लगा दीजिएगा जो भी आंसर है वही। ठीक है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। ये क्वेश्चन बेटा अच्छा है 49 वाला, इसमें क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ π/3 और नीचे लिखा है π/4 से π/3 पे साइन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो इसको हम क्या करें, इसको करने के लिए आप समझिएगा, जो हमारा कॉस स्क्वायर है, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब एक हमने जो कॉस है ना इसके नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, ऊपर भी कॉस से करेंगे, तभी ऊपर एक कॉस और आएगा बेटा। यहाँ पे क्या करो, एक कॉस से और स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और एक कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, तो कॉस की पावर कितनी हो गई 4, ऊपर जाके सेक की पावर 4, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर, समझ गए ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऊपर सेक की पावर 4 है उसकी दो अलग कर लो पावर, और दो पावर को 1 + tan स्क्वायर लिख दो। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर। ठीक है, अब tan x को t मान लो, अब tan x को t मान के उसके बाद लिमिट चेंज कर देना बेटा, तो 1 प्लस, अब ये tan x को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाएगा, 1 + t स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर आ जाएगा, तो अलग अलग डिवाइड कर लो, 1/t स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1, सिंपल इंटीग्रेट करेंगे और ये आंसर आपका हो जाएगा। बस वो तो कैलकुलेशन है बेटा, आराम से देख लीजिएगा धीरे धीरे करके, और ये कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ सीखने नहीं आए हो, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझने आए हो।
ठीक है बेटा, 50 क्वेश्चन और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि -1 से 2 लिमिट है, तो इसमें साथ में मॉड लगा है, वरना हम सीधे बहुत आसानी से कर सकते थे, क्योंकि मॉड जो होता है वो बेटा 0 पे दिक्कत करता है। तो इसलिए हमें अब ये देखना पड़ता है कि जो मॉड है उसके साथ में कुछ लिखा है नहीं लिखा है, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो उसका क्रिटिकल पॉइंट बेटा मॉड x के साथ अंदर कुछ नहीं लिखा है तो इक्वल टू में 0 कर लेते हैं, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 हो जाएगा तो क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ पे जब क्रिटिकल पॉइंट 0 हो जाएगा तो हम इसको क्या कर लेंगे भाई, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। जब इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, कौन कौन सा, एक 0 से -1 से 0 पे और एक 0 से 2 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब -1 से 0 ये छोटा होगा तो वहाँ पे जो x था हमारा मॉड ये नेगेटिव देगा, तो इसलिए -x² हो जाएगा, और इस वाले पे ये पॉजिटिव देगा तो ये x² हो जाएगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट था। उसके बाद इंटीग्रेशन करिएगा, लिमिट लगाइएगा और ये वैल्यू आपकी 7/3 आ जाएगी और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ तक वीडियो देखे, और वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। ठीक है, और कमेंट भी किया करिएगा, जो पार्ट आपको समझ नहीं आ रहे हैं व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी, मतलब व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, और व्हाट्सअप नंबर का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप PDF आप मुझसे ले सको। ठीक है गाइज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरीके से।